नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं और उन चुनावों से पहले सियासत के सभी कद्रदान जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब दिल्ली में योजनाओं को लेकर एक नया सियासी बवाल शुरू हो गया है। चुनावों से एक वक्त पहले आम आदमी पार्टी अपनी दो योजनाएं निकाली है। उन योजनाओं को लेकर के दिल्ली के अंदर जो बीजेपी है उस पर घेर रही है उनको, और इन्हीं योजनाओं पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन आज एक वाकया और हुआ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मौजूद थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने एक नया शिगुफा कहिए या फिर कहिए बीजेपी पर बड़ा आरोप, और खुद ये बोलकर कि बड़ी जिम्मेदारी से वो आरोप लगा रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट विभाग का हवाला दिया कि उसमें कोई फर्जी केस लगाया जा सकता है। तो ये तमाम काफी सारी सियासतें अब चुनावों से वक्त पहले हैं, तो इस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ेगा। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ देव मोहन सिंह हमारे साथ मौजूद होंगे, भारतीय जनता पार्टी से रत्नेश मिश्रा हमारे साथ होंगे, और कांग्रेस से निकेश वर्मा भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। देव जी, सबसे पहले आपको ही लेते हैं, क्योंकि कई दफे ऐसा देखा गया है कि हर बार अरविंद केजरीवाल एक ऐसा बड़ा आरोप कहिए या ये कहिए कि ऐसा शिगुफा छोड़ते हैं कि भाई साहब पूरा एकदम माहौल ही अलग कर देते हैं। अब इस बार उन्होंने योजनाओं को लेकर के तो बात चल ही रही थी, लेकिन उन्होंने एक नई बात कह दी और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। बोले अब वो गिरफ्तार कर लेंगे। ये कहां से आपको कैसे हिंट मिलती है और कहां से, या सिर्फ हवा हवाई बातें ही है? सभी को नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार जो हमें आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए, ये नई बात नहीं है। ये हम जनता के लिए राजनीति करते हैं, जनता को चीजें सुविधाएं देने के लिए राजनीति करते हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ भी हो, हमने जी। 10 वर्षों में ये सारी चीजें की हैं। और फिर हम नई स्कीम्स, अपनी आने वाली स्कीम्स को बता रहे हैं जनता को। हम हर बार यही करते हैं कि भाई हमें चुनेंगे आप। पहली बार हमने कहा हमें चुनेंगे आप, हम बिजली हाफ, पानी माफ करेंगे। हमने बिजली माफ कर दी, पानी भी माफ कर दिया। हमने बताया कि हम बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराएंगे, महिलाओं को बस सेवा फ्री देंगे। हम जो कह रहे थे वो 10 सालों में हमने किया। ठीक है, तो हम आगे की अपनी 5 साल की योजना, बहुत सारी चीजें बताने जा रहे हैं जनता को। उसमें से एक ये भी है कि अभी हमने महिलाओं के लिए 1,000 रुपए और 2,100 रुपए जीतने के बाद का प्रोविजन हमने रखा है, जिसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है। ठीक है, और फिर हमने ये भी बताया कि भाई महिलाओं के साथ साथ हम बुजुर्गों के लिए यह स्कीम संजीवनी योजना लेके आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, माताएं हों या बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हों, उन सब के लिए प्राइवेट हो या सरकारी, हर एक अस्पताल में मुफ्त में इलाज मिलेगा। क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की बनती है, और हम सारी चीजें ये कहते चले आ रहे हैं। तो हम ये ना करें, उस पे इन्होंने पूरा बवंडर मचा दिया कि ये झूठ है, ये सब। अरे, दिल्ली की जनता जानती है कि जो केजरीवाल जी ने इलेक्शन से पहले किया, चुनाव जीतने के बाद उसको जनता के लिए सर्व किया उन्होंने। बिजली, पानी, शिक्षा, सब सारी चीजें की। तो अब हम ये भी करने जा रहे हैं कि हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। उससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि चीजों को कैसे कैसे कंट्रोल में लिया जाए। उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी अब ये बना रही है कि आतिशी जी को किस तरीके से किसी भी झूठे केस में, फर्जी केस में फंसाकर और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और ये नई बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं तो हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं। आप पहले देखे भी होंगे कि हमने बताया कि मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करने वाले हैं, इन्होंने किया। संजय सिंह जी को अरेस्ट करने वाले हैं, इन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना चाहती है ईडी, हम बता रहे थे ना पहले, उन्होंने किया। ये तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की देन है कि हमारे सारे नेता आज बाहर हैं, उन पे से सब लोग बेल पे आ चुके हैं। तो ये इनकी घिनौनी राजनीति रही है पहले से ही, आप लोग सब देख रहे हैं। ठीक है, देव जी एक सवाल सर ये है कि आपने दिल्ली में लगभग 1 दशक तक राज किया है आपने, और उसके बाद एक सवाल बीजेपी की तरफ से लगातार उठाए जाते हैं कि भाई साहब आपकी योजनाओं को लेकर के आपने चुनाव से पहले
रेवड़ियों का तो आप जिक्र करते ही हो, एक नई आपने चीज पकड़ा दी। ये एक तरीके का ऐसा है कि आपने इस वक्त पहले से रजिस्ट्रेशन करवाए, क्योंकि चुनाव लगे हुए हैं और महिलाओं को उसका फायदा मिलेगा, वो वोट मिलेगा आपको, और सीधे तौर पर इससे यही कहा जाएगा। नहीं तो ये हमारी गारंटी है ना भाई, हम महिलाओं के लिए कैबिनेट हमने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया कि 1000 रुपए हम देने का काम शुरू करेंगे, बजट में ले आए। आप बता दीजिए नहीं लाए हो तो, हम लेके आए बजट में, और हमने ये गारंटी दी है, हमने ये सुन तो लीजिए, हमने ये गारंटी दी है कि हम जब जीत के आएंगे तो इस 1000 रुपए का 2100 रुपए करके और हम महिलाओं को देने का काम करेंगे। तो क्यों ना करें हम रजिस्ट्रेशन। आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया है, जनता को केजरीवाल जी पे भरोसा है, हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं। ठीक है रत्नेश जी, सभी पार्टियां चुनाव से पहले अपने अपने योजनाएं लाती हैं, निकालती हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने तो इश्तेहार ही निकलवा दिया इनके खिलाफ, पूरे बड़े बड़े इश्तेहार निकलवा दिए अखबारों में। ये तो अपने आप का नया प्रयोग था, पहली बार कि किसी राज्य की सरकार ने कोई योजना के ऐलान किया हो, बाकायदा विधानसभा में उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और आपने तो इश्तेहार निकलवा दिया अखबारों में। देखिए उज्जवल जी, आपको साथी पैनलिस्टों और देश की जनता को मेरी तरफ से जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। जी उज्जवल जी, आपको साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए उज्जवल जी, आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कहते थे मुझे 5 साल दे दो, मैं यमुना को मैं एकदम स्वच्छ कर दूंगा। आप अभी भी देख रहे हैं 10 साल होने को है, यमुना जी कितनी स्वच्छ हो चुकी है, पूरी दिल्ली देख रही है। ये कहते थे कि हम 5 साल आप हमको मौका दे दीजिए, हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर देंगे। दिल्ली में देखिए कूड़े के ढेरों में विस्फोट हो रहे हैं, और मैं तो अभी गया था जसोला बिहार की तरफ, वहां पे तो डीडीए की कॉलोनी में पूरा कूड़ा ही कूड़ा था। आप मेरा ट्विटर हैंडल खंगालेंगे तो उस पर मैंने ट्वीट भी किया था। तो ये जो आम आदमी पार्टी है, ये केवल जनता को लालसा देते हैं, लालच देते हैं। एक चीज और, पंजाब में इन्होंने 1,100 रुपए और 1,100 रुपए देने की बात की थी ना, अभी 27 अक्टूबर 2024 तक इसको लागू नहीं कर पाई पंजाब की सरकार। 2 साल से ज्यादा, 3 साल के आसपास वहां की सरकार को हो चुका है। क्यों भाई, आपने वादा किया था, पंजाब में दिया क्या? आपने नहीं दिया ना। तो जिस प्रकार आपने पंजाब में केवल ऑटो का जवाब दीजिए, केवल ऑटो का लाभ मैं अपना पॉइंट कंप्लीट कर लूं जल्दी। भाई मैं जवाब दे रहा हूं। महिलाओं को छलने के लिए बात की, आपकी बारी आएगी, जवाब दीजिएगा देव जी। एक चीज और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इनके नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, तो आपके नेता भ्रष्टाचार करते हैं इसलिए गिरफ्तार होते हैं। चाहे वो संजय सिंह की गिरफ्तारी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, सारे लोग बेल पे हैं। और बेल का मतलब सुप्रीम कोर्ट में तमाचा मारा है, कर दिया, बेल पे बाहर है, प्राइमा फेसी एविडेंस तक नहीं दे पाएगा। 2 साल हो गए, चार्जशीट नहीं दे पाए। आप कैसी बातें करते हैं? सुन लो भैया, हर एक एक्यूज्ड का सीआरपीसी के तहत बेल पाना एक राइट होता है। कोई भी अभियुक्त जो है, जो मुलजिम है किसी मामले में, वो कोर्ट के समक्ष बेल के लिए अपील कर सकता है, और कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है ना कि बेल देगा कि नहीं देगा। कितनी बार बेल रिजेक्ट करके आती है, को ये भी बताना चाहिए था। कोर्ट ने तब क्या आम आदमी पार्टी को तमाचा मारा था। और सुन तो लीजिए, आप आपकी हर एक बात का जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद जब आप आ जाएंगे, बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आपको नॉट गिल्टी दे दिया कोर्ट ने। द केस इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट जब तक आपको बरी नहीं करता बाइक, तब तक आप कोर्ट की दृष्टि में और एजेंसी की दृष्टि में मुलजिम है और अपराधी है, आपका केस पेंडिंग है। ये जो इमोशनल कार्ड खेलते हैं, ठीक है रत्नेश जी, भारत के लोग पढ़ लिख गए, पता है उनको। रत्नेश जी, मुझे लगता है जो पंजाब वाला आपने बड़ा आरोप लगाया है, उसका जवाब एक बार देव जी से ले लेते हैं। आपने भाई अभी तक 2 साल सरकार चलाते हुए हो गए, वहां भी वादा किया था, अभी तक तो उसका कुछ नहीं। नहीं, देखिए हमने मैनिफेस्टो 5 साल का दिया था, हम पंजाब की जनता को भी देंगे, और दिल्ली की जनता को तो हमने दे दिया है ना। पहले 1000 रुपए का नोटिफिकेशन आ चुका है भाई, कैबिनेट नोट का नोटिफिकेशन है। दिल्ली में चुनाव नहीं है, मार्च का नोटिफिकेशन है, आप चेक करवा लीजिए। आप यहाँ पे बैठ के बता दीजिए कि हमने मार्च में, अप्रैल में नोटिफिकेशन नहीं दिया है, तो मैं झूठ साबित कर दीजिए मुझे। आपने भी देव जी, रत्नेश जी दोनों को सुना होगा, जो ये इनकी योजनाएं, ये अपने बातों पर लगातार लड़ रहे हैं पिछले कई दिनों से, आप देख रहे हो।
लेकिन दिल्ली चुनावों के अंदर आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? आपकी क्या योजनाएं हैं? आप आम आदमी पार्टी की योजनाओं के ऊपर देख रहे होगे, भाजपा की योजनाओं को देख रहे होगे, लेकिन आपका स्टैंड क्या है? आप कहाँ पे खड़े दिखाई दे रहे हो? देखिए, सबसे पहले आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारी एक 2024 की एक रणनीति रही थी लोकसभा में, जिसमें हम मिलके इंडिया गठबंधन को रत्नेश जी का माइक ऑफ कीजिए, डिस्टर्ब आ रहा है। अनिकेश जी। हाँ जी, तो हमारी एक अलग रणनीति थी लोकसभा में, और आने वाले दिल्ली के जो इलेक्शन है तो उसमें हमारी, अभी आप देख पा रहे हैं कि 21 सीटें और 26 सीटें की लिस्ट जारी हुई है, और हम 70 की 70 सीटों पे हम अपना जो है लड़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी का तो सिर्फ काम दिखाने का है, कुछ करने का कुछ है नहीं। इनके हाथी के दांत दिखाने के हैं, कुछ करने के है नहीं। इन्होंने आज के डेट में देखा जाए, अगर जितनी भी दिल्ली में इनकी 7 सीटें लोकसभा में अगर आई भी है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, गंदगी वहीं की वहीं है। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में देखें, लोग वहीं के वहीं मर रहे हैं। आप देखें यूथ के टाइम पे कोई जॉब्स, कोई भी अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसी कोई भी पॉलिसीज नहीं बनाई है लोगों के सामने कि जिससे ये पता चल पाए कि 2024 में उन्होंने एक अच्छी जीत करी थी। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी किसी भी चीज को लेके लोगों के लिए कोई मदद का संदेश दे पाएगी 2025 में। और मैं एक चीज दावे से कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी और एक हमारा एक अलग गठबंधन है, हमारी एक सोची समझी एक रणनीति थी 2024 में, जिसमें हमने उनको नहीं, मैं दिल्ली की चुनावों की बात कर रहा हूँ। अभी भी गठबंधन है। जी, मैं वही आपसे बोल रहा हूँ, ये हमारी रणनीति है। 2025 में अगर वो अलग सीटें लड़ रही है, हम अलग सीटें लड़ रही है, तो ये भी रणनीति का एक पार्ट है। देव जी, ये रणनीति है दिल्ली देव जी, रुकिए कांग्रेस से कोई, अनिकेश जी एक सेकंड। देव जी, ये रणनीति है क्या? कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं है हमारी पार्टी का। हाँ, अनिकेश जी कह रहे हैं कि रणनीति है हमारी। नहीं, हमारी रणनीति क्या कह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मैं थोड़ा ही लूंगा। आपके लिए कह रहे हैं जनाब, हमारी आपके साथ ही कह रहे हैं। हमारी 2024 में लोकसभा में जब हमने 24 तो जो हो गया अनिकेश जी, बात हो रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। 25 में आ रहे हैं हम। दिल्ली की जनता परिवर्तन की लहर चाह रही है 2024 में, जिसमें हम बिल्कुल 70 सीटों पे हम कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और मैं दावे से ठोक के बोल सकता हूँ कि 2025 में आपको परिवर्तन दिखेगा। कांग्रेस की सीटें पूरी 70 की 70 सीटें पे हम जो है अपना परचम लहराएंगे। अब जब आप ये कहते हो ना, फिर लोग देखते हैं पुराना, फिर लोग पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, फिर 2015 2020 वाला देखते हो। मैं तो डेटा लेके बैठा हूँ। 2015 में आपका वोट शेयर 9.65% था। 2020 में वो और डाउन हो गया, बढ़ने की जगह कम हुआ, 4.26% हो गया। सीटें तो शून्य थी आपकी। इस बार सच में ग्राउंड पे लड़ाई होनी चाहिए। कोई आप देखिए किसी भी एरिया में देखे जाए, बीजेपी सफल नहीं खड़ी। कैसे लड़ रहे हो? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपकी लड़ाई कैसे है? ये तो अपनी योजनाओं के दम पे लड़ रहे हैं भाई। हमारी सरकार आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं की दुनिया भर की सारी चीजें गिरा रही है। रत्नेश मिश्रा अपने आरोप प्रत्यारोप कहिए, केंद्र की योजनाओं को हवाले से लड़ रहे हैं। आप किनके हवाले से लड़ रहे हैं? हम बता रहे हैं, हम आज से 15 साल पहले शीला दीक्षित के कार्यालय में, आप खुद देखिए, हर चीज का एक अलग मार्जिन था। सबसे पहली बात देखा जाए, हर चीज का एक अलग मार्जिन था। कांग्रेस पार्टी अपना अलग सा वोट शेयर लेके चलती थी, लेकिन आज जो करंट सिचुएशन आप देख रहे हो, कोई भी खुश नहीं है इस सरकार से, बीजेपी से कोई भी खुश नहीं है पार्टी से। मैं खुद जो हूँ दिल्ली में अक्सर जाता रहता हूँ, लोगों की माँ की परेशानी सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इनके झूठे वादे और खोखले वादे हैं। कोई भी इनके जो वादे खरे नहीं उतर पाए, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं आ पाई। आज निर्मला सीतारमण आप देखिए, एफएम हमारी मिनिस्टर है, उन्होंने कितनी सारी चीजों पे जीएसटी ऐसा लगाया हुआ है। हर चीज पे टैक्स, दूध दही पे टैक्स। ठीक है, तो इससे आप देखिए ना, लोगों का मैसेज क्या है? लोगों का मैसेज तो यही जा रहा है ना अनिकेश जी। लेकिन ये है विधानसभा चुनाव और लोकल मुद्दों पे लड़ा जाएगा, लड़ा जाता है। पिछला इतिहास उठा के देखिए, आप लोग की शायद वही तैयारी नहीं दिखती है। आप बड़े सेंट्रल इश्यूज के साथ लड़ते हो विधानसभा चुनावों में भी, और फिर हश्र जो होता है वो 15-20 वाला ही होता है, जो मुझे लगता है। देव जी, मैं यूथ की तरफ से बोल रहा हूँ, बिल्कुल जी।
एक 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 चीज मुझे और समझ नहीं आ रही, आप दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू क्यों नहीं कर दे रहे हो? आयुष्मान के ऊपर इतना बवाल मचा हुआ है, बीजेपी लगातार आप पे आरोप लगा रही है, आप आयुष्मान को लागू क्यों नहीं कर देते हो? भाई आयुष्मान आयुष्मान ये कुछ आवाज अलग सी वो डिस्टरबेंस है वॉइस में, एक बार थोड़ा सा। हाँ तो देखिए, आयुष्मान योजना से अच्छी पहले ही कुछ आवाज इसको आवाज को ठीक कराइए, आवाज को ठीक कराओ रौनक। टेक्निकल टीम। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, दिल्ली में आयुष्मान योजना से अच्छी दिल्ली सरकार की जो हेल्थ स्कीम है डीजीएचएस की, वही उससे बढ़िया है। अभी तो 5 लाख के इलाज के बाद आदमी को पैसा देना पड़ेगा। क्यों दे पैसा भाई? अस्पतालों में फ्री इलाज है। बल्कि हमारे यहाँ एक और सिस्टम है कि यदि हमारे यहाँ डेट ज्यादा दिनों की मिलती है तो हम डाक रेफर करके प्राइवेट से फ्री में इलाज कराते हैं। फरिश्ते योजना है हमारे पास। हमारे पास आयुष्मान भारत से अच्छी हेल्थ स्कीम पहले से ही अवेलेबल है, तो हम आयुष्मान भारत को क्यों इंट्रोड्यूस करें? बताइए, कोई एक चीज बताइए जो आयुष्मान भारत में हो और हमारे दिल्ली में हमारी हेल्थ स्कीम्स में ना हो। हम दिल्ली को फ्री में अच्छा इलाज, सरकारी प्राइवेट दोनों से इलाज देने का वादा करते हैं और हम देते हैं। डाक रेफरल की स्कीम्स पता कर लीजिए आप कि प्राइवेट लैब्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इलाज होते हैं और दिल्ली सरकार के अपने अस्पतालों में भी फ्री में इलाज होता है। सारी दवाएं, सारी चीजें फ्री में होती है, सारे टेस्ट फ्री में होते हैं। रत्नेश जी से जवाब ले लेते हैं। ये आयुष्मान की बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है, इसको तो बड़ा मुद्दा बना दिया है भाई। रत्नेश जी, मुझे एक समझ नहीं आ रही। देव जी जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, मैं उनकी बातों को ले रहा हूँ। देखिए, मैं एक और चीज आपसे बता दूं, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ। एक चीज बस, सुनिए, आधा मिनट लूंगा। आज ये जो हमने महिलाओं के लिए 1000 का नोटिफिकेशन निकाला था और 2100 देने का वादा कर रहे हैं, आज अपने पास से कैश बांटते हुए भारतीय जनता पार्टी के आयुष्मान वाला मुद्दा भटक जाएगा, आयुष्मान वाला मुद्दा भटक जाएगा। रत्नेश जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती है सर, आप लगातार हवाला दे रहे हो आयुष्मान का। इन्होंने जो कहा वो सही है, ठीक है। एक जो मैं बेसिक बिल्कुल टेक्निकली अगर चीज बताऊं तो संविधान में जो हेल्थ का स्टेट है वो तो स्टेट के पास है, जो हेल्थ का अपना सब्जेक्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। अब आप उस पर जानबूझकर उसको क्यों कुरेद रहे हो भाई? ये तो आप फिर तो उसके संरचना के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। देखिए उज्जवल जी, हेल्थ जो है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। उस पर लेजिस्लेशन करने का राइट पार्लियामेंट को भी है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी है। ठीक है, तो आप चूंकि देखिए स्टेट में भी हेल्थ डिपार्टमेंट होता है और यूनियन में भी हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ मिनिस्ट्री होती है। अब देखिए, ये आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर दिल्ली के व्यक्तियों को आयुष्मान भारत में कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दिल्ली में नहीं हो पा रहा है और दिल्ली का व्यक्ति निवासी यदि आयुष्मान भारत के तहत उसका लाभ लेना चाहे तो भारत के किसी भी कोने में जाकर उस योजना का लाभ ले सकता है, वो अपना इलाज करवा सकता है। दिल्ली सरकार की जितनी स्कीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की, उसके लिए आपको दिल्ली का निवासी होना जरूरी है, आपका डोमिसाइल दिल्ली का होना चाहिए। अगर आप अन्य किसी जगह के हैं तो आपको दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये बेसिक पॉइंट है। और दिल्ली के व्यक्तियों को अगर इससे बाहर रखा जाता है तो मान लीजिए कि अगर दिल्ली में कोई ऐसी बीमारी है जिसमें दिल्ली में उचित इलाज नहीं हो सकता, उसका इलाज बैंगलोर या मुंबई या किसी अन्य प्रदेश के किसी बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है, तो आयुष्मान भारत के तहत दिल्ली का वो निवासी वहां क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। देव जी, है इसका कोई प्रावधान आपकी योजना में? है इसका कोई प्रावधान? सुन तो लीजिए, क्योंकि डोमिसाइल उसका दिल्ली का है और चूंकि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं है तो उसको उस योजना का नहीं अड़चन आती है। इसलिए हम कहते हैं कि दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू किया जाना चाहिए। जिन प्रदेशों में आयुष्मान योजना लागू है उसमें उसको केवल 5 लाख मत देखिए आप, वो 5 लाख प्रतिवर्ष है। 5 साल में 25 लाख तक का इलाज प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। अब ये बताइए, आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी जो है वो कौन लोग हैं? आप बता दीजिए, इनसे पूछ लीजिए कि आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी लोग कौन होते हैं, किनका आयुष्मान कार्ड बन सकता है, किसका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। हम तो ये पहले से कह रहे हैं कि दिल्ली में रहने के वाला हर एक नागरिक हमारी दिल्ली स्कीम में आता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। क्या आयुष्मान भारत में ये योजना में है? ये
हम दिल्ली के इसका लोगों जवाब के दे दूं लिए उज्जवल जी? बेहतर से उज्जवल जी, बेहतर उज्जवल जी, मैं स्कीम इसका जवाब लेके दे आए देता हूँ। हुए हैं। हमारे देव हर जी, आदमी का उज्जवल जी, इलाज देव जी हमारे आप यहाँ जवाब ले लीजिए। जवाब ले लीजिए। सुनिए उज्जवल जी, सुनिए, हमारे यहाँ देव सरकारी मैम में को नहीं जवाब होगा दे तो दीजिए। हम प्राइवेट में कराएंगे। उज्जवल जी जवाब, अब इनको मैं जवाब दे देता हूँ। जवाब भी तो सुनिए। देखिए उज्जवल जी, भारत एक सोशल वेलफेयर वाला स्टेट है, ठीक है। एक क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना वाला देश है। हमारे यहाँ बीपीएसपी में, ठीक है, जो कमजोर और ऐसे लोग हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए सरकार को नीतियां बनाने का निर्देश दिया गया है। अब अगर हम कोई ऐसी योजना बनाते हैं, उसमें मुकेश अंबानी को भी ले आते हैं और गांव के कालू चाचा को भी ले आते हैं जो रिक्शा चलाते हैं, तो ये किसी भी क्या कहते हैं, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के तहत नहीं आ सकता। आप करने को कर सकते हैं, आप करिए, उसको हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन संविधान कहता है कि देश की सरकार की नीतियां बीपीएसपी में बताया गया है क्लियरली, जो शोषित, दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए होनी चाहिए, जो कि समाजवादी कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के तहत काम करते हैं। लेकिन रत्नेश जी, अगर कोई भी उज्जवल जी, अगर कोई व्यक्ति जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसको हम सरकारी योजना का लाभ देंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। किसी अगर एक मोटरसाइकिल जिसके नाम पे है, सुन लीजिए सर, एक मोटरसाइकिल जिसके नाम पे है, वो आयुष्मान कार्ड, कैसी बातें कर रहे हैं हम? सुन तो लीजिए, करिए आप बात पूरी करिए। हाँ, किसी व्यक्ति का पेट भरा हुआ है और उसको भोजन कराया जाएगा तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूखा और उसको भोजन कराया जाता है तो उसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि उसकी क्षुधा तृप्ति होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बस केवल बड़ी बड़ी बातें करना, हम संवैधानिक मान्यताओं को मानते हुए कार्य करते हैं। आप किसी को भी शामिल कर दो, उससे मतलब नहीं तो है। दिल्ली सरकार की उनके अपनी लिए जो हेल्थ योजना है, इसमें ऐसी कौन सा क्लॉज है जो आपके आयुष्मान से मैच नहीं खा रहा, जो ऐसा लग रहा है कि अगर आयुष्मान उनके पास नहीं होगा तो फिर दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, इनकी सरकार का एक क्लॉज है कि इनकी स्कीमें केवल दिल्ली के लोग, जो वोटर्स होंगे, जो निवासी होंगे, जिनका दिल्ली का डोमिसाइल होगा, उन्हीं को मिलेगा। और हमारी आयुष्मान योजना में ये प्रावधान है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो संपूर्ण भारत में आपको योजना का लाभ मिलेगा। देव जी, मेन यहाँ पे लड़ाई अटक रही है, हमारे दिल्ली मेन में समस्या यहाँ अटक रही है। दिल्ली में हर तरह बढ़िया है, आपकी योजना में उम्र 60 साल है, वो बढ़िया है, सारी दिल्ली में सही है। नहीं, इनकी आयुष्मान भारत योजना से लाख गुना बढ़िया दिल्ली की योजना कई मामले में है। जैसे दिल्ली के 80% जो लोग हैं, वो आयुष्मान भारत में कवर ही नहीं हो पाएंगे, उनका कार्ड ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे बनवाने के लिए छोटे छोटे क्लॉज लगाए हुए हैं कि तुम्हारे पास ये है तो तुम नहीं बनवा सकते, तुम्हारे पास वो है तो नहीं बनवा सकते। हमें पूरा प्रदेश चलाना है, और मैं बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली में हर बीमारी का इलाज है, ठीक है। हम अपने प्राइवेट अस्पताल, हमारे सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल सब मिलके हम अपनी योजना से सब लोगों को ठीक करा, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली चीज, लाभार्थी 80% लोग नहीं हो सकते आपके आयुष्मान योजना के। आयुष्मान में भी ये प्रावधान है कि निजी अस्पतालों में इलाज हो सकता है। आप आयुष्मान में ये प्रावधान नहीं है। अरे भाई, आप यदि कोई सुनिए, यदि कोई न्यूरो का पेशेंट की सर्जरी होती है किसी प्राइवेट अस्पताल में, उसका 3 दिन का खर्चा ही 5 लाख रुपए से एबव हो जाता है। एक गरीब आदमी 10 लाख रुपए का चार्ज कहां से देगा प्राइवेट अस्पताल में? 5 लाख रुपए क्यों भरेगा? वो कैसे भरेगा? आप बताइए। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, लीवर की कोई बीमारी हो जाए, आयुष्मान कार्ड हो उसके पास, 5 लाख रुपए, 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए लगते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट के 40-40 लाख रुपए लगते हैं। दिल्ली सरकार फ्री में करा रही है, और ये आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए रिबेट देके 25 लाख रुपए मांगते हैं उससे। तो कौन सी स्कीम बढ़िया है? सिर्फ बरगलाने का काम हो रहा है यहाँ पर। स्कीम हमारी बढ़िया है, और हम और भी बहुत सारी लाभकारी स्कीम लेके, देखिए हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में दीजिए, क्योंकि बड़े आरोप है ये देश के, बड़े आरोप भी है, और उसके साथ उन्होंने अपनी योजना की कई सारी चीजें भी गिना दी। मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके आयुष्मान योजना से अच्छी स्कीम है हमारी दिल्ली सरकार की। रत्नेश जी, इसका एक शॉर्ट आंसर जल्दी से, इसका रिएक्शन। देखिए उज्जवल जी, मैंने बार बार कहा कि सरकार संविधान के मुताबिक एक सोशल वेलफेयर स्टेट के रूप में काम कर रही है, ठीक है। अब मैंने उदाहरण दिया कि अंबानी और एक रिक्शा चालक दोनों को, अरे भाई सुन तो लो पहले। और सोशल वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करते हुए आप
देश के सबसे बड़े अमीर आदमी और देश के सबसे गरीब आदमी को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। हमारे यहाँ आर्टिकल 14 में भी जब ये बताया जाता है कि सभी को विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण होगा, तो विधियों के समान संरक्षण में ये कहा जाता है कि विधियों का समान संरक्षण देते हुए प्रत्येक नागरिक को उसकी परिस्थितियों को कंसीडर किया जाएगा। उसकी परिस्थितियां क्या है, परिस्थिति के आधार पर विधियों का संरक्षण मिलेगा। जो लाभ मुकेश अंबानी ले सकते हैं, वो लाभ एक रिक्शा चालक नहीं ले सकता। जो सुविधाएं मुकेश अंबानी खुद से ओन कर सकते हैं, वो एक रिक्शा चालक नहीं कर सकता। दोनों को एक तराजू में तौलना एक सामाजिक न्याय की खिलाफत हो जाएगी भारतीय सामाजिक संरचना में। ये लोग तो सभी को एक तराजू में तौल रहे हैं भाई। अरे आपका बजट गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए खर्च होना चाहिए। इनका ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। तो इनका बजट कहाँ है रत्नेश जी? फिर कहाँ इनका बजट ऐसा खर्च हो रहा है? कहाँ आपको लग रहा है इनका बजट ऐसी जगह खर्च हो रहा है? बताइए कहाँ मुकेश अंबानी को और अडानी को इलाज हम कहाँ करा रहे हैं? उज्जवल जी जवाब दे लीजिए। उज्जवल जी, दिल्ली में 2 लोग हैं, एक ऑटो चलाता है जिसकी मासिक आय लगभग 30,000 रुपए है, और दिल्ली में एक लोग हैं जो उद्योगपति है और उनकी मासिक आय 30 लाख रुपए है। तो क्या दोनों इनकी योजना में तो दोनों शामिल है? तो क्या इसमें जरूरतमंद ज्यादा कौन है? आपने जो बजट एलोकेट हुआ उस बजट से बाहर तो नहीं रत्नेश जी, सब बात समझ में आ रही है। बात आप घुमा फिरा के वहीं से उसी तरह के कह रहे हो। ये जान रहा हूँ जो आपने बजट का आरोप लगाया ना, सीधे नहीं, सीधा सवाल है, आयुष्मान योजना में कौन सी ऐसी चीज है? सुनिए, देखिए, दिल्ली में 80% लोअर मिडिल क्लास और निचला तबका रहता है, जो गरीब लोग हैं। आप ये बताइए कि जो लोअर मिडिल क्लास है उसके पास है मोटरसाइकिल, उसके पास घर भी है, 25-50 गज के घर हैं उनके पास। आप बताइए उसका कैसे इलाज कराएंगे? आजकल गाड़ी भी है, जिसके पास गाड़ी है क्या वो 30 लाख का इलाज अफोर्ड? जल्दी से टू द पॉइंट जवाब सर, रिएक्शन। उज्जवल जी, इन्होंने जिस प्रकार से सभी लोगों के दावे किए हैं, दिल्ली की 60% जनता यहाँ किराए पर रह रही है, और किराए पे रहना ऊन नहीं माना जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। हाँ, तो वो किराए की जनता जो है, और जो पैसे जो लोअर मिडिल क्लास है, जो सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। अरे मैं इतनी देर से सिर्फ आपका गोल गोल घुमाना ही सुन रहा हूँ, ढंग का जवाब नहीं दिया जा रहा है आपसे। अरे सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप चले जाइए दिल्ली में। मैं तो मुखर्जी नगर में रहता हूँ, वहाँ की 80% जनता किराए पे रह रही है। लोग मकान किराए पे लेके रह रहे हैं, खुद का मकान ही नहीं उनके पास। और आपने और उनको केजरीवाल जी मुफ्त में इलाज दे रहे हैं। सुन लीजिए, केजरीवाल जी उनको मुफ्त में इलाज दे रहे हैं। अरे अब मुखर्जी नगर की जनता को जो किराए पे रह रही है उनको भी मुफ्त में इलाज दे रहे हैं। सुन लीजिए, बोलने दीजिए। जैसा व्यवहार ना करें, शाखा मृग जैसा व्यवहार ना करें। आप एक नेशनल चैनल पे बैठे हैं, ठीक है? अगर आपके रत्नेश जी बात पूरी करिए, समय का भाव है। नहीं, माने का काम करेंगे आपको बताया ही जाएगा समय पे। शाखा मृग जैसा व्यवहार ना करें। उज्जवल जी, मैंने जितना स्टेटमेंट दिया, मैंने बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को कोट किया है। देव मोदी ने एक बार किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन का सी भी नहीं बोला उन्होंने एक बार। सवाल सिर्फ इतना बोला जा रहा है, सिर्फ इतना, एक तो बजट का आपने जो उठाया, बस उसे सीधा से बता दीजिए वो बजट का खर्च हो रहा है। और दूसरा, आपने जो आयुष्मान और दिल्ली की हेल्थ योजना को लेकर बात चल रही है, उसमें सबसे बड़ा क्रॉस किया, वो आपने बता दिया कि वहां के जो डोमिसाइल है उनको लेकर के है। बजट इनका कहाँ खर्च हो रहा है ये और बता दो, जो इनका आपको लग रहा है कि यार आप सही जब आओगे तब सही से कर लोगे। ये भी देखिए कहाँ जा रहा है ये सब आप बताओ। देखिए मैं सुनिए, मैं एक चीज आपको मैंने शुरू में ही कहा कि स्वास्थ्य जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। और अगर ये दिल्ली सरकार की स्कीमें चल रही हैं और आयुष्मान भी लागू हो जाती है, तो दिल्ली के निवासियों को 2 हेल्थ योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर उनको दिल्ली सरकार की योजना में लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आयुष्मान में मिलेगा। अगर आयुष्मान में नहीं मिल पा रहा है तो दिल्ली सरकार की योजना में। अल्टीमेटली हम वेलफेयर की बात करते हैं दिल्ली के लोगों की। किसकी योजना अच्छी है, किसकी योजना बुरी है, ये मसला ही नहीं है। दिल्ली के लोगों को केंद्र की एक योजना से वंचित रखा जा रहा है। मामला ये है उज्जवल जी। यदि दोनों योजनाओं का लाभ दिल्ली के लोगों को मिल पाता है, दिल्ली के लोगों को, ठीक है रत्नेश जी, ठीक है। अनिकेश जी एक बात मुझे बताओ, ये दोनों तो योजनाओं की बात चल रही है, मुझे एक चीज और समझ नहीं आती, क्योंकि अब देखो फ्री का जो रेबड़ियों वाला कल्चर है वो खत्म नहीं होने वाला है। चाहे वो बीजेपी हो, उसने भी अपने महिला सम्मान लाडली बहना योजना, तमाम जहां चुनाव जीता वहां पे आपने देखा
आम आदमी पार्टी का अपना दिल्ली के अंदर चल ही रहा है। कांग्रेस की ऐसी कौन सी योजनाएं आने वाली हैं? कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिल्ली के लिए क्या कहता है? जिस हिसाब से आप अभी ताल ठोक के कह रहे थे कि 70 की 70 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, आपकी ऐसी क्या है? आपके पास कुछ है ऐसे गिनाने को जो इनसे आप लड़ पाओ? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस ने एक ही मैनिफेस्टो रिलीज किया था और मैं वही दोहराऊंगा। वो सबसे पहले हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और नारी न्याय, इन 5 मुद्दों पे जो आपको मैंने जो सारे 5 न्याय गिनवाए हैं, इन 5 न्याय में आप देखा जाए ये चीजें सारी लोगों को इंक्लूड करेगी जो दिल्ली की जनता है। उसमें जितनी भी न्याय कैसे? नहीं, हिस्सेदारी न्याय कैसे? क्या न्याय? सोशल और इकोनॉमिक कास्ट की हम गिनती सेंसस एक वहां पे एक डेटा प्रेजेंट करवाएंगे लोगों के सामने। ये हमने इससे पता चलेगा अनिकेत जी, कितनी अनिकेत जी एक छोटी सी बात में मार्केट में। जी फिर आप पूरी करना। एक छोटी सी बात ये है कि जनता ना इतना घुमा फिरा के और इतना लॉजिकली ऐसे समझ नहीं पाती है। उसे टिक टैक मतलब एकदम बिल्कुल डिक्टो समझ में आता है। इन्होंने कहा कि 1000 अभी है, 2100 हम देंगे। 2100 मतलब उसे समझ में आ गया कि भाई 2100 है। इन्होंने कहा था बस में मुफ्त यात्रा के देंगे, कर दिया, जनता को समझ आ गया। रत्नेश जी अपना बता रहे हैं कि हम आ जाएंगे तो आयुष्मान योजना लागू करा देंगे, समझ में आ गया। तो मतलब डिट्टो समझ में आता है, एकदम क्लियर कट। न्याय अन्याय ये सब मैं एक युवा होने बड़े बड़े शब्द समझ नहीं आते। मैं एक युवा नाते होने के नाते एक चीज बोलना चाहूंगा। जो मैंने आपको 5 न्याय गिनवाए हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट युवा न्याय में अगर मैं आपसे आता हूँ, उसमें सबसे पहले पहली नौकरी पक्की। हम अपने जो भी हमारे मैनिफेस्टो में ये चीज मेंशन्ड है और हम आने वाले लोगों के लिए यूथ एक बड़ा चेहरा बना है। सबसे पहली बात, यूथ ही आगे कंट्री को ड्राइव करेगा और यूथ की एक आइडियोलॉजी ही आने वाले टाइम की राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करेगी। मैं बोलूंगा पहली नौकरी पक्की, सबसे पहले वो चीज हमारे मैनिफेस्टो में मेंशन हुई हुई है। भारतीय भरोसा, वो चीज मेंशन हुई है जिसमें 30 लाख न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की हमने अलॉटमेंट करी है अकॉर्डिंग टू आवर जॉब कैलेंडर। ठीक है, ये चीजें सारी हमारी पार्टी हाईकमान के साथ डिसाइडेड हुई हुई है। पेपर लीक से सबसे पहले मुक्ति करवाई जाएगी युवाओं के लिए। दूसरी चीज, जो भी युवाओं की जो राशि हुई है उसमें 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड हमने अलॉट किया हुआ है। ये चीजें आप सारी डेटा जाके देख सकते हैं उन 5 न्याय में, जिसमें से युवा न्याय का मैं हाईलाइट करूंगा। इसमें ये आपस में अगर बातें कर रहे हैं, हेल्थ की बातें कर रहे हैं, ये उसकी नीति डिसाइड कर रहे हैं, तो मैं हमारे मैनिफेस्टो में चीजें मेंशन्ड है। शीला दीक्षित के टाइम पे जो चीजें मैनिफेस्टो 15 साल पहले करी गई थी वो चीजें पूरी हुई थी। इनके वक्त तो बहुत बदल गया 15 साल में। देखिए, वक्त बदल गया। वक्त आपसे मैं यही कह रहा हूँ, वक्त 15 साल वाली योजना है, तो अब आप चलाओगे तो पीछे रह जाओगे। नहीं, ये नई योजना है, ये पब्लिक डोमेन की हमारी नई योजना है। इसमें युवा की योजना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखी गई है। और मैं एक चीज देखूंगा, युवाओं को पता चल रहा है, दिख रहा है इन सबका, इनकी असलियत पता चल रही है। इस इलेक्शन में भी पता लगे और आने वाले इलेक्शन में 2025 में जनता बताएगी। मेरा काउंटर है, जब परिवर्तन होगा तो परिवर्तन की लहर ही इन लोगों को साफ करेगी। ठीक है, मैं देव जी के पास आऊंगा और क्योंकि समय का अभाव है तो छोटा छोटा क्लोजिंग कमेंट अब लेंगे। देव जी, मुझे एक चीज और समझ नहीं आती है, जो फ्री की रेबड़ियां अब आप लोग बड़ा सीना ठोक के कहते हो कि हम रेबड़ियां देंगे, दे रहे हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम जैसा कि 3 लाख 3.5 सवा 3 के आसपास है, बिहार की पर कैपिटा 50,000 के आसपास है। तो आप ऐसा तो नहीं है ये मुफ्त बिजली, मुफ्त ये सारी मुफ्त करके लोगों में कैसी आदत डाल दे रहे हो कि जहां की पर कैपिटा इनकम इतनी है तो दूसरे प्रदेश के साथ अन्याय कर रहे हो। वहां की जो देश के रिसोर्सेस हैं वो वहां ज्यादा लगने चाहिए, मुझे लगता है। और ये आपके रत्नेश जी दोनों के लिए सवाल होगा। ये रत्नेश जी आपके पास भी इस सवाल को लेके आऊंगा, लेकिन देव जी, जो कि आप दिल्ली में सरकार चला रहे हो और आपने बड़ी रेबड़ियों की बात करी थी, तो इसलिए एक वैलिड सवाल है आपसे। देखिए, दिल्ली की जनता पर ईयर टैक्स कलेक्ट करके 3.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देती है, और केंद्र सरकार हमें कितना देता है? 325 करोड़ रुपए पर ईयर। समझ गए आप? उससे ज्यादा नहीं देता, 325 करोड़ रुपए वो देते हैं। तो ये दिल्ली सरकार जब 2013 में हमने बनाई थी तो हमारा बजट था 17,000 करोड़ का दिल्ली का, और आज वो बजट है 70,000 करोड़ का। यही की जनता ने फ्री में दे दे के हम यहां तक लेके आए हैं, और फ्री में दे दे के हम अपने बजट को बढ़ाते चले जाएंगे। यही की जनता दे देंगे ना हमें कोई और तो नहीं दे रहा है।
पैसे कहाँ से आएंगे? यहीं से आ रहे हैं ना, आप बताइए कहाँ से आ रहे कहाँ हैं? से आए? 17 से 70 कहाँ से आए? यहीं से आए ना, दिल्ली सरकार, लोगों से ही आए ना, लोगों से लेकिन ही ये तो आए। कह रहे हैं आप डेट में चल रहे हैं। आप कि कौन बोल रहा है? दिल्ली सरकार कहाँ डेट में बीजेपी चल, आरोप लगाती है, कहाँ लगा बीजेपी रही है आरोप लगाती बताइए? है अभी आपके लगवा पास। दीजिए और आप चेक कर लीजिए, आप फैक्ट फाइंडिंग अभी करिए। अभी अभी हम अभी कोई डेट रत्नेश में जी को नहीं कर बुलाता रहे हैं, हूँ, अभी मुनाफे की रत्नेश जी सरकार, शायद कनेक्ट हो भाई गए। मुनाफे की सरकार है हमारी, हमारा कोई उधार नहीं है। हम 17,000 करोड़ से 70,000 करोड़ लेके आए। यदि आप किसी की जेब में पैसा देते हो, वीरेंद्र आप वो सचदेवा का पैसा, बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। मनोज वीरेंद्र तिवारी का सचदेवा के बयान ऑन बयान से रिकॉर्ड है। मतलब नहीं है, हमें हमें कागज चाहिए। भाई अरविंद केजरीवाल जी का भी बयान है और हमारे पास कागज है, हमारे पास प्रूफ है कि हम 70,000, भाई बजट कैसे बढ़ा दिया आपने 2013 में? 17,000 करोड़ से 70,000 करोड़ कैसे ले आए आप? मुनाफे में है तभी तो लेके आए भाई, कहीं से आता भी नहीं है। 325 करोड़ रुपए से केंद्र सरकार देती है, उसके अलावा पैसा भी नहीं देती, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि मुनाफा है हमारे पास, हम मुनाफे की सरकार है। हम यदि किसी गरीब आदमी की जेब में पैसा डाल रहे हैं, 80% लोग गरीब हैं, उनकी जेब में पैसा जाता है, वो चीजें खरीदते हैं, खर्च करते हैं, रोजगार कंजम्पशन के लिए बढ़ता दिल्ली है, में क्या डिमांड किया आपने? क्रिएट होती पैसा है, तो आप दे रहे हो, इकोनॉमिकल मॉडल। पैसा तो आप दे रहे हो, रोजगार के लिए क्या किया? पैसा देना हल नहीं है ना। आपने 1,000 से 2,100 कर दो, 5,000 कर दो, मैं कह रहा 10,000 कर दो, पैसा नहीं, देना हल नहीं है ना। हमने लॉन्ग टर्म के लिए रोजगार क्या फेयर सोच रहे भी, हो आप दिल्ली के लिए? देखिए रोजगार फेयर लगाए, रोजगार मेला भी लगाया, बहुत सारे लाखों युवाओं को रोजगार भी दिया और बहुत सारी चीजें और कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार सर्विसेज का विषय है, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी अभी जो जीएनसीटी पास किया इन्होंने, ऑर्डर आए 10 दिन हुआ और उसके बाद इन्होंने संसद में कानून बना के वो अपने पास ले लिया, सर्विसेज डिपार्टमेंट, ये आपको भी पता है। तो उससे जो जो चीजें हम कर सकते थे, हम डिमांड बताते हैं कि 40,000 डॉक्टर नर्सेस चाहिए, तो ये 1,400 नर्सेस की पोस्ट निकालते हैं। तो ये तो इनके, देखिए ये मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हम लोग प्राइवेट सेक्टर में हमने रोजगार क्रिएट करने का काम किया, रोजगार मेला लगा लगा के, वो आपके सामने है, लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। और मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने हर महिला को 2100 का वादा किया है, हम चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए देंगे। हर बुजुर्ग को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का वादा किया है, संजीवनी योजना के तहत, वो हम करने का काम करेंगे। हर दलित को, मतलब सारी तरीके से शिक्षा, एजुकेशन जो है और हेल्थ, ये हमारा मॉडल रहा है। हम दिल्ली को विकसित कर रहे हैं और दिल्ली को बहुत जल्द कूड़ा मुक्त भी करेंगे और सारी चीजें व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है देव जी, ठीक है, एक आखिरी सवाल चलते चलते, आप प्रवेश वर्मा का जिक्र कर रहे थे, हालांकि उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आ गया है कि वो एक एनजीओ के तहत अपना काम कर रहे हैं, उस पर आपने आरोप लगाया था, वो तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? बयान दे दिया, एक अपना एनजीओ है उनका, काफी पुराना एनजीओ है। किस तरीके की हास्यास्पद बातें कर रहे हैं आप? ये आज तो से पहले पुराना एनजीओ है, इससे पहले उन्होंने 1,100 रुपए वोट के लिए देने का काम किया कहीं? क्या उनके एनजीओ ने आज से पहले 1,100 रुपए कहां देने का काम किया, आप बताइए? उन्होंने तो कई सारी चीजें गिना दी भाई, कोरोना काल में यहाँ से गुजरात तक पता नहीं कहां कहां का गिनाया अभी उन्होंने, मीडिया अभी बयान आया उनका। कैश पैसा देना सही है, संवैधानिक रूप से इस देश में सही है? आप बताइए। बीजेपी के प्रवक्ता तो भाग गए हैं यहाँ से, लेकिन आप बताइए ना, कैश रुपया देना, 1,100 रुपए बांट रहे हैं। और मैं महिलाओं के बयान सुन रहा था, वहां पे बहुत सारी माताएं थी, उन्होंने बताया कि भाई ये दे रहे हैं, इन्होंने ये कार्ड बना के दिया है और कहा है कि अभी हम 1,100 दे रहे हैं, जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो 2,500 रुपए देंगे आपको कैश। 2,500 रुपए देंगे वो, अभी 1,100 दे रहे हैं। ये किस तरीके का देश चल रहा है? कहां गई ईडी, कहां गई सीबीआई? नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के वो जुमले। देव जी, सवाल ये किस कानून के दायरे में लाएंगे आप? ये अरे भाई कैश इतना आया कहां से उनके पास? उनके घर से बटाई हो रही है, वहां से ले जा के बांट रहे हैं लोग। कहां ईडी सीबीआई? कौन सा एनजीओ है जिसने आज से पहले इस तरीके से कैश पैसे बांटे हो? आप बताइए। जांच का सवाल है, राजनीति का हिस्सा नहीं तो और क्या है? जिस चीज का आप यहाँ बैठ के
ढिंडोरा पीट रहे हो। अमित शाह जी बताते हैं ना कि वो पुलिस अपना काम करे। ईडी सीबीआई कहाँ है आज? ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग नहीं दिख रहा है आज। इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे क्या हो रहा है? और सब यहीं बैठे हुए हैं, 5 किलोमीटर के दायरे में ही सब बैठे हुए हैं। जहां पे ये कैश पैसा बांट रहे हैं परवेश वर्मा, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में प्रधानमंत्री मोदी जी का घर है, अमित शाह का घर है, ईडी का ऑफिस है, सीबीआई का ऑफिस है, सब लोग यहीं बैठे हुए। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। उसी 5 किलोमीटर के दायरे में देश के संविधान को तार तार कर देने वाली घटना चल रही है। पैसे बांटे जा रहे हैं। एक राजनेता द्वारा घूम घूम के 1100 रुपए में वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। ठीक है देव जी, ये जांच का विषय है और उसके बाद जो भी जांच में हालांकि चीजें सामने आएंगी, आपकी पार्टी की तरफ से आप कराइए, उस पर एफआईआर कराइए, इलेक्शन कमीशन में शिकायत कराइए, तमाम काफी सारी चीजें तो कराइए। हमारी पार्टी जो हम करेंगे वो करेंगे, वो आपके सामने रहेगा, कोई छुपा के नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, तो इस तरीके की घटिया राजनीति से इस देश का लोकतंत्र, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, जनता तय करेगी। ये सारी चीजें जनता तय करेगी और विधानसभा चुनाव में भी हालांकि इसका नतीजा मिल जाएगा। समय का अभाव है, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिकेश आपका शुक्रिया, देव जी आपका शुक्रिया, रत्नेश जी आप भी जुड़े, आपका शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के योजनाओं पर सवाल है और इसी पर दिल्ली के अंदर बवाल चल रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों से पहले तमाम काफी सारे आरोप प्रत्यारोप का सियासी दौर शुरू हो चुका है, तो वो कहाँ थमेगा और उससे पहले चुनावों में जनता किसे गद्दी पर बैठा लेगी, वो सारी चीजें देखने लायक होगी। इस पर कोई भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद।